कुछ ब्लू आइड पीपल को, कुछ ऐसे लोगों को बेनिफिट दिया गया है जो कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। सिर्फ लिखा हुआ है पेंचिंग स्लॉट, मतलब पूरी गेम का नाम भी नहीं। पेंचिंग स्लॉट गेम रिकॉग्नाइज हुई 27 अप्रैल 2021 को। ठीक। किसी भी स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, फेडरेशन कप, नेशनल चैंपियनशिप एक ही साल में नहीं होता। एक ही साल में आपने 4 इवेंट्स में पार्ट लेकर आप उनकी मार्केशन, जो गेम रिकॉग्नाइज भी नहीं थी, 2 साल पहले की कर रहे हो, जबकि वो रिकॉग्नाइज हुई ही नहीं थी। ये बहुत बड़ा सवाल। इन इक्वल टू दोस प्लेयर्स जो ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल रहे थे। कुछ टाइम पहले रणजी में जम्मू कश्मीर ने पहली बार फाइनल जीता। ऐसे तो वो लोग भी कभी इनके पेंचिंग स्लॉट वालों के बराबर ही नहीं आ पाएंगे। जब 11 फरवरी को लिस्ट आती है 2026 को प्रोविंशियल, जब आपने कोर्ट में ये केस लगाया, कोर्ट की तरफ से क्या जवाब आया? तो सभी बेंचेस ने ये कहा था कि जो इसमें ऑब्जेक्शंस हैं उनको एड्रेस किया जाए, और ये स्पोर्ट्स काउंसिल को डायरेक्शंस दी। आपको क्या लगता है कि ये कुछ लकूनास जो रखे गए, क्या इसके पीछे कोई स्कैम है? ये बात सच है कि ये ब्लू आइड पीपल हैं कौन जिनको बेनिफिट देने का प्रयास किया जा रहा है। 2-3 चीजें तो आपने बता दी कि फोकस स्पोर्ट्स को पीछे रखा गया, इसका मतलब इसको भी फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि ये पूरे के पूरे मेरिट में अगर कहीं पे कोई इरेगुलरिटी है तो उसका हक खाकर जो व्यक्ति इस लिस्ट में नहीं है, किसी और को आप उसका राइट और उसका हक दे दो, वो भी गलत बात है। वैसे तो अगर खिलाड़ियों को सम्मान मिले उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा होती है, और जम्मू कश्मीर सरकार ने एसआरओ के तहत करीबन 10 साल से इंतज़ार कर रहे खिलाड़ियों की एक सूची जारी की जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिन्होंने दी थी, और उन्हें अब सरकारी नौकरियों में एडजस्ट किया जाना है। मगर ऐसा क्या हुआ कि खिलाड़ियों को सड़क पर उतरना पड़ा, सोशल मीडिया पर अलग अलग कमेंट्स करने पड़े, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना पड़ा कि जो सूची आई है सही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जम्मू कश्मीर में खेलों के साथ ही खेला हो गया। ये सारा कुछ स्पोर्ट्स पॉलिसी के आधार पर ही हुआ। मगर आखिर ये पैनल में जो सूचियां बनी, जो चीज़ें बनी, उसमें दिक्कतें कहाँ थी, इसका एक टेक्निकल पार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में हमारे साथ हैं एडवोकेट वंशज शर्मा, एक यंग लॉयर हैं, और फिलहाल जब तक ये सूची आई भी नहीं थी उससे पहले भी एक शायद कुछ भांप चुके थे, इसलिए फरवरी में 2026 में जो लिस्ट प्रोविजनल आई थी, इन्होंने उसी को लेकर कोर्ट में आवेदन दे दिया था कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ एडिट होना चाहिए। वंशज, जब सूची आई थी फेब में, आपको क्या लगा था? तभी लगा था ये लिस्ट सही नहीं है? तब तो ये प्रोविजनल थी, इसमें ऑप्शंस थे कि आप उसमें थोड़ा एडिट कर पाए। देखिए, धन्यवाद दीपक जी। देखिए, जब ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी तब कुछ एथलीट्स ने मुझे रीच आउट किया था, और उन्होंने पॉइंट आउट किया काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ को, और ये बताया कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो पब्लिक में नहीं आए हुए हैं, और जिनको एक बहुत स्ट्रेटेजिकली उनका ऐसा मानना था कि इसको किया गया है, और कुछ ब्लू आइड पीपल को, कुछ ऐसे लोगों को बेनिफिट दिया गया है जो कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, सिर्फ इस आधार पे कि उनको नौकरी दी जाए इस लिस्ट के अंडर। देखिए दीपक जी, जब मैं आपको इसके लिस्ट के बारे में बताऊं तो ये प्रोसेस काफी टाइम से चला आ रहा है। ये SO 12 के अंडर इसकी नोटिफिकेशन इशू हुई थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। SO 12 की जब इसमें नोटिफिकेशन इशू हुई थी तो इन्होंने कहा था कि हम कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको नौकरी देंगे गवर्नमेंट की, और काफी सारे लोगों ने तब अप्रिशिएट किया था, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जिस प्रकार से स्पोर्ट्स पर्सन्स का आज के टाइम पे इस युग में जो हाल है कि सबके सब एग्रीव्ड हैं, सबके सब चाहते हैं कि उनको कोई सिक्योरिटी, मॉनेटरी सिक्योरिटी के रूप में मिले और सब चीजें हो, तो इन नौकरियों को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इस सब में इश्यूज कई सारे निकल कर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से और सारी चीजों के माध्यम से, क्योंकि अब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बाहर आ गई है, तो लोग जिन चीजों पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, और मैंने आपका भी एक इंटरव्यू देखा जिससे पहले आप भी एक जर्नलिस्ट के रूप में जब आपने कई सारी रिपोर्ट की, तो आप जिन चीज को पॉइंट आउट कर रहे थे, मैं भी उसी चीज को पॉइंट आउट पहली बार किया जब मैंने इस गेम का नाम सुना, पेंचिंग सिलाट। हाँ, पेंचिंग सिलाट से, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी इसलिए वहां से शुरू की। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जब मैं ये रिपोर्ट के ऊपर काफी सारी डिटेल्स ले रहा था, तो मुझे जब ये स्पोर्ट का नाम आया तो मैंने गूगल करने की कोशिश की, अब मुझे उसके स्पेलिंग तक नहीं आते थे। देन मैंने
कश्मीर में अपने दो चार दोस्तों को फोन किया जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, कि भाई ये कौन सी गेम है। तो वो भी हैरान थे कि हाँ ये गेम इतनी ज्यादा मशहूर नहीं है पर कश्मीर में खेली जा रही है। और मैं हैरान इसलिए था कि 4 प्लेयर्स शायद उसमें से आए हुए थे, चार गस्टेड 5 में से 4 सिर्फ gusted, हाँ। 4 नहीं 5 में से 4 और बाद में फिर ये पता चला कि भाई ये तो एशियन गेम्स में, ओलंपिक में भी गेम नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में, हालांकि मैं अभी ये आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी की जो आपने बुकलेट जो मेरे पास है, हाँ। इसको पढ़ रहा था, इसमें भी पेंचिक स्लॉट का जिक्र नहीं है, सिर्फ फोकस स्पोर्ट में नहीं है, और उसमें सिर्फ लिखा हुआ है पेंचिक स्लॉट, मतलब पूरी गेम का नाम भी नहीं है, वो अलग कैटेगरी स्पोर्ट्स में लिखा हुआ है। लेकिन जब ये फोकस स्पोर्ट्स की बात करती है स्पोर्ट्स पॉलिसी, जिसमें 2 कॉलम्स का बात करती है, एक ओलंपिक स्पोर्ट्स, एक नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स, जिसमें कई गेम्स जैसे क्रिकेट भी उसका पार्ट थी, तो उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है पेंचिंग स्लॉट का। जब जम्मू कश्मीर की सरकार खुद कहती है कि हम इन स्पोर्ट्स पे फोकस करना चाहते हैं क्योंकि ये वो स्पोर्ट्स हैं जिसमें आने वाले टाइम में इंडियन कंटिजेंट का, हमारे जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स पार्ट बनेंगे, जिसमें वो देश को ओलंपिक्स, एशियन गेम जैसे डिफरेंट वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स में पार्ट लेकर देश के लिए, देश का नाम रोशन करेंगे और अपने जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन करेंगे। यही कारण था कि फोकस स्पोर्ट्स में उन सारे स्पोर्ट्स को रखा गया था। तो पेंचिंग स्लॉट का उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात पे। पेंचिंग स्लॉट गेम रिकॉग्नाइज हुई 27 अप्रैल 2021 को। ठीक। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में वो नोटिफिकेशन के थ्रू SO 149 के अंडर उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ बेसबॉल, नेटबॉल, ट्रायथलॉन और आइस हॉकी को भी रिकॉग्नाइज किया। ठीक। इसकी ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट है ये बता रहा है, ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की 27 अप्रैल 2021 का। ठीक। तब ये रिकॉग्नाइज करते हैं पेंचिंग स्लॉट को। और जब ये क्राइटेरिया फॉर्मुलेशन कर रहे थे कि जिसके बेसिस पे नौकरी हम इन सारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्संस को देंगे और उसी के आधार पे हम मार्केशन करेंगे उनकी कि ये प्लेयर्स कैसे मेरिट में ऊपर है, ये प्लेयर कैसे मेरिट में नीचे है। और वो अपनी पॉलिसी में ये भी मेंशन करते हैं कि गस्टेड के लिए प्रेफरेंस ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलने वाले इंडिविजुअल्स को दी जाएगी, ये वो खुद मेंशन करते हैं। उसके बाद इस एसओ में कई बार अमेंडमेंट्स हुई। पहले ये अमेंडमेंट हुई कि जो ग्रेजुएट होगा और या 12th पास होगा उसको हम गस्टेड रैंक का पोजीशन देंगे। बाद में उसको अमेंड करके 10th पास, मैट्रिक पास कर दिया। अच्छा। उसका क्या कारण था, अगर उसके भी हम संदर्भ में जाएं, उसकी गहराई में जाएं, तो कई सारी चीजें निकल कर आती हैं कि क्या किसी की बायसनेस थी या किसी को कोई फायदा देना, एजुकेशन के सिस्टम क्यों चेंज क्या तब कोई ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको अप्लाई करना था और वो सिर्फ 10th पास थे या 10th में पढ़ रहे थे कि जिनके नाम इसमें लिए जाएं। तो इसमें वो कहते हैं कि जब हम मार्केशन करेंगे उसमें नेशनल्स played once in a year। वो खुद कहते हैं कि नेशनल चैंपियनशिप मींस कंडक्टेड by the recognized national sports federation association board of the discipline concerned held once in a year। मतलब कम से कम साल में एक बार उस गेम का कोई टूर्नामेंट नेशनल होना चाहिए। ठीक। अब मैं नाम ना लेते हुए, ये मेरे पास सिलेक्शन लिस्ट पड़ी हुई है जिसके बेसिस पे मार्केशन हुई है। उसमें एक व्यक्ति गस्टेड में है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से उसकी मार्केशन पढ़ना चाहूंगा कि उसके मार्क, उसको किस बेसिस पे मार्क्स मिले हुए हैं। सिर्फ अगर हम 2022 की बात करें तो वो यहाँ पर मेंशन करते हैं गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2022 जी, गोल्ड मेडल इन नेशनल चैंपियनशिप मार्च 2022, गोल्ड मेडल इन नेशनल चैंपियनशिप अक्टूबर 2022, पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में ही सारे अवार्ड, सिल्वर मेडल इन एशियन चैंपियनशिप 2022। किसी भी स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, फेडरेशन कप, नेशनल चैंपियनशिप एक ही साल में नहीं होता। एक ही साल में आपने 4 इवेंट्स में पार्ट लेकर सर्टिफिकेट, एक ही साल में सब कुछ ले लिया, सब कुछ सब में आपके बिल्कुल गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर आए एक ही साल। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप साल में 2 नेशनल्स लगा रहे हैं, फेडरेशन कप भी लगा रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल रहे हैं? ये एक चीज। दूसरी चीज, जब ये गेम मैंने जैसे आपको बताया कि नोटिफिकेशन इसकी 2021 में आई, 2021 से पहले अभी तो मैं नॉन गस्टेड के नामों में जा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि ये टोटल नाम 27 हैं। मैं सिर्फ गस्टेड वालों को कंसिडर कर रहा हूँ। उसमें भी सेम, आप जब इरेगुलरिटीज आपको सेम मिलेगी। इसमें ब्रॉन्ज मेडल इन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018, फिर अब दूसरा नाम पढ़ते हैं गोल्ड इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2018। उसके अलावा अब जब पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018, एशियन चैंपियनशिप 2018, तो यानी कि जो गेम रिकॉग्नाइज एक साल ही सारा कुछ होता रहा। हाँ, है ना? और जो गेम रिकॉग्नाइज नहीं है उससे 2 साल पहले आपकी स्क्रीनिंग किसने की? स्क्रीनिंग मैंडेटरी है, ये स्पोर्ट्स पॉलिसी और स्पोर्ट्स काउंसिल का रूल है कि आप बिना स्क्रीनिंग है, क्योंकि आपको एक प्रोसेस के थ्रू होकर जाना पड़ेगा जब आपको जम्मू कश्मीर को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है या इंडियन टीम को किसी भी स्पोर्ट के इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है।
कैसे इनकी स्क्रीनिंग होती रही, कौन इनको फंड करता रहा, किसकी बुनियाद पे। ये जो रिकॉग्नाइज किसी स्पोर्ट का होना है, उसका अपने आप में उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है, बिल्कुल। और स्पोर्ट्स काउंसिल उनके लिए जो भी आगे पॉलिसी और फ्रेमवर्क होगा वो उसके दायरे में रहकर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे और उसका पार्ट बनाएंगे। तो जो स्पोर्ट रिकॉग्नाइज ही नहीं है, कल दीपक जी हम कोई भी गेम अपने लोग इंट्रोड्यूस कर दें खेलने के लिए, जो रिकॉग्नाइज ही नहीं है, और हम बोलते रहे नहीं, हम 5-7 साल उसमें स्ट्रेटेजिकली खिलाते रहे अपने कुछ बच्चों को, और बाद में 5-7 साल बाद उसको रिकॉग्नाइज कर दें और उन सबको नौकरी दे और उनको compete करवाएं उन प्लेयर्स के साथ जो जूडो खेल रहे हैं, जो ओलंपिक स्पोर्ट खेल रहे हैं। तो और उन आपको भी पता है जो ओलंपिक स्पोर्ट का एक कंपटीशन कितना होता है, बहुत टफ होता है, नेशनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है कि अगर आप नेशनल में गोल्ड मेडल इवेंट्स में ले आते हो तो पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम हो जाता है। डिफरेंट स्टेट्स में इन जैसे बच्चों को सरकारी नौकरियों में गस्टेड दी जाती है, कितनी जगहों पे डीएसपी लगते हैं, कितनी जगहों पे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का रैंक इन तरह के स्पोर्ट्स खेलने वाले एथलीट्स को दिया जाता है। और यहाँ पर आप उनकी मार्केशन जो गेम रिकॉग्नाइज भी नहीं थी 2 साल पहले की कर रहे हो, जबकि वो रिकॉग्नाइज हुई नहीं थी, ये बहुत बड़ा सवाल। इन इक्वल टू दोस प्लेयर्स जो ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल रहे थे। तो कल पिछले कुछ टाइम पहले रणजी में जम्मू कश्मीर ने पहली बार फाइनल जीता। ऐसे तो वो लोग भी कभी इनके पेंचिंग स्लॉट वालों के बराबर ही नहीं आ पाएंगे। ऐसे तो ना जाने कितने एथलीट्स हैं, इतने एथलीट्स जो गस्टेड में फॉल नहीं कर रहे हैं। मैं अब स्पेसिफिकली उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब आप उनके नाम पढ़ें, आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं दीपक जी, मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि आपने उनका नाम अखबारों में, मीडिया में, सब जगह सुना होगा। जिनका पता ही नहीं, वो लोग इस पे पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हो सकता है कि जॉब्स अब आ रही हैं और सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि गलत को गलत और सही को सही कहने की आज बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि हम आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स का क्या भविष्य जम्मू कश्मीर का बनाने जा रहे हैं, जहां एक तरफ से भारत सरकार की ये पॉलिसी है कि हमें ओलंपिक्स में बेटर करना है, हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में बेटर करना है, हमें एशियन गेम्स में बेटर करना है, तो कहीं ना कहीं, और अगर ये इरेगुलरिटीज, एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर ये इरेगुलरिटीज कोई पॉइंट आउट कर भी रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे कोई वो इंडिविजुअल्स हो, इस टाइम पे स्पोर्ट्स काउंसिल का या किसी अथॉरिटी का काम ये होना चाहिए कि वो पब्लिक डोमेन में आए, एटलीस्ट इनको एड्रेस तो करें। उसमें क्या दिक्कत है अगर स्पोर्ट्स काउंसिल का कोई स्पेशल सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति आकर पब्लिकली कम से कम इन सारी चीजों को एड्रेस तो करे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग पब्लिक में जो फैल रही है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। फेब में जब 11 फरवरी को लिस्ट आती है 2026 को प्रोविंशियल, जब आपने कोर्ट में ये केस लगाया, कोर्ट की तरफ से क्या जवाब आया? देखिए, हमने ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के सामने इसको फाइल किया था और लगभग इन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के कुछ टाइम पहले तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से इस पिटीशन का जो मैंने एप्लीकेशन कोई जवाब नहीं आया था। लास्ट अपॉर्चुनिटी बेंच ने इसमें प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट को, पर तब तक वेकेशंस हो गए और वेकेशन से 2-4 दिन पहले इसमें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ गई। और इसके अलावा ऑनरेबल बेंच ने तब तक ये और भी कुछ डिफरेंट पिटिशनर्स ने इसमें दे हैड नॉक्ड द डोर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, कुछ ने कश्मीर में किया था, कुछ ने जम्मू में किया था, तो सभी बेंचेस ने ये कहा था कि जो इसमें ऑब्जेक्शंस हैं उनको एड्रेस किया जाए, और ये स्पोर्ट्स काउंसिल को डायरेक्शंस दी थी। अभी वंशज, जो मेरे पास नॉलेज है, आप अगर एग्जैक्टली नहीं बताना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि आपके पास जो मेरी नॉलेज है कि 10 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने आपको अप्रोच किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद अगर आपने प्रोविंशियल को लेकर कोर्ट में, आप ऑनरेबल कोर्ट के पास गए थे, तो शायद आपके पास काफ़ी डाटा है, आप इस केस को अच्छे से लड़ सकते हैं। ये डाटा सारा स्पोर्ट्समैन का ही दिया हुआ है, और मैं इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, मेरे अलावा भी काफ़ी सारे लॉयर्स हैं जिन्होंने दे हैव नॉक्ड द डोर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, और हमें अपेक्षा है कि छुट्टियों के बाद जब हम यही बात नेक्स्ट हियरिंग जो है 2 जुलाई को इसकी है। हाँ, 2 जुलाई को। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बड़ा स्टडी भी इसको किया है, आपको क्या लगता है कि ये कुछ लैकूनास जो रखे गए, क्या इसके पीछे कोई स्कैम है या कोई स्कैम की भावना है? देखिए, स्पेसिफिकली स्कैम कहना या कुछ कहना, मैं उसकी टिप्पणी अभी करना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि पहले मैं देखूँ कि इसमें ऑनरेबल कोर्ट का क्या निर्णय आता है। बट ये बात सच है कि ये ब्लू आइड पीपल हैं कौन, जिनको बेनिफिट देने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें जो इरेगुलरिटीज हैं, हर व्यक्ति को लिस्ट पढ़ के समझ आ रहा है कि पेंचिंग स्लॉट जिसका आज तक नाम नहीं सुना, उस गेम को क्यों आप 5 में से 4 उनको गस्टेड रैंक दे दोगे, तो वो उस चीज का करेंगे क्या? जम्मू के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर वो खेली जाती है तो हो सकता है स्मॉल लेवल पे कहीं पे खेली जा रही हो, वो 4 गस्टेड ऑफिसर्स चीफ कोच बनने के बाद
कैसे बेनिफिट देंगे स्पोर्ट्स पॉलिसी में, कैसे बेनिफिट्स देंगे स्पोर्ट्स के अच्छा, फ्यूचर एक के लिए। और चीज मैं पूछना चाहूंगा वंशज कि क्या ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी 2022 में आई थी, जो मेरे हाथ में भी है, क्या इस स्पोर्ट्स पॉलिसी के हिसाब से ये लिस्ट बनी है? जैसे दो तीन चीजें तो आपने बता दी कि फोकस स्पोर्ट्स को पीछे रखा गया, तो इसका मतलब इसको भी फॉलो नहीं किया गया पूरी तरह से? देखिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी होती है जो वो एक, मुझे लगता है कि मेजरली एक बड़े दायरे की बात करती है कि क्या हमारी पॉलिसी रहेगी, किस प्रकार बट से फिर हम भी स्पोर्ट्स का। जी हाँ, लेकिन ये स्पोर्ट्स पॉलिसी में खुद एक चैप्टर मैंने आपको खुद बताया बिल्कुल कि बताया। फोकस स्पोर्ट्स, और कारण उसका फोकस स्पोर्ट्स का क्या है, क्योंकि ये जो है ये प्रेस्टिजियस और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स पे खेले जाते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार भी चाहती है कि यहाँ से जब हम स्पोर्ट्स पर्सन्स को भेजें तो हमारी कोशिश ये रहे कि वर्ल्ड इवेंट्स में, ओलंपिक इवेंट्स में हमारे लोग पार्टिसिपेट करें। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। एशियन गेम्स मेडलिस्ट सूर्य भानु प्रताप सिंह, बिल्कुल वुशु के, वो एक ऐसा नाम है जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति स्पोर्ट्स काउंसिल का मेंबर भी रहा, लेकिन आज उसको मुझे नहीं समझ आ रहा कि किन साजिशों की वजह से राइट नाउ ही इज इन ट्रेनिंग कैंप, वो ट्रेनिंग कैंप में है, वो इन एशियन गेम्स में इंडियन कंटिजेंट का पार्ट है और ओनली प्लेयर फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू बी पार्ट ऑफ। पार्ट है। हाँ, हालांकि डोपिंग के आरोप कुछ लगे थे जी, डोपिंग के आरोप के लिए उनपे जो उनका केस चला, उस पे केस चलता रहा और 4 साल तक उनके बैन भी लगा। उस वो नहीं खेले, उसमें उनका पूरा केस चलता रहा, लेकिन उसके बाद वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। उसके बाद अगर ऐसे कोई रीजंस होते तो आज उन्हें इंडियन कंटिजेंट का पार्ट नहीं बनाया जाता, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पार्ट नहीं लेते, वो स्पोर्ट्स काउंसिल के मेंबर नहीं होते। तो स्पेसिफिकली एक एथलीट की लाइफ में ये सारी चीजें चलती रहती है। मैं अगर आपको दीपक जी बताऊं, ऐसे कई नेशनल लेवल पे प्लेयर्स हैं जिनकी जब आप रिसर्च करें कि उनके साथ, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि सूर्य भानु प्रताप सिंह की कोई नी इंजरी थी जिसकी वजह से उनको कोई मेडिकल सप्लीमेंट या कुछ लेना पड़ा था। ऐसा मुझे उसकी स्पेसिफिक नॉलेज नहीं, लेकिन मैंने सुना हुआ है। तो उस इंजरीज की वजह से वो तब डोपिंग का वो इशू उनका बना था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डिफरेंट इवेंट्स में जब वो वहां से परफॉर्म किया, वो 4 साल का वक्त भी काट चुके, उसके बाद भी काट चुके। और अगर ऐसा होता तो स्पोर्ट्स काउंसिल उन्हें अपना मेंबर नहीं रखता, और अगर ऐसा होता तो आज वो ट्रेनिंग कैंप में नहीं होता, ऐसा होता तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को आज वुशु टीम में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। तो आप, हम नहीं कहते कि आप उन्हें उन 4 साल के बेसिस पे जज करें, लेकिन उसके अलावा जितने भी सालों में वो इंडिया के लिए मेडल आते रहे हैं, शेर कश्मीर अवार्डी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को तो मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को, एलजी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि वंशज जी, आप एक एडवोकेट हैं, लॉ नोइंग हैं। खिलाड़ियों को तो हम समझ सकते हैं कि उनके इमोशंस हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो इसलिए रोल बैक की ही सीधे मांग कर रहे हैं। आपने जो सवाल कुछ उठाए थे इस लिस्ट के ऊपर फरवरी में, जब कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के पास आप गए थे, वो क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स थे, और आपको लगता है कि गवर्नमेंट को उसका जवाब सटीक देना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट, आपने कहा कोई जवाब आया नहीं अभी तक। देखिए, मैंने जो टेक्निकल पॉइंट्स उठाए थे वो वही सब हैं जिनका मैं अभी तक आपसे जिक्र कर चुका हूँ। सबसे पहले तो कि जो इरेगुलरिटीज हैं, मेरिट फॉर्मुलेशन जो है, मेरा मेन बात ये थी कि जिस प्रकार से ये मेरिट फॉर्मुलेट किया गया है, मेरिट फॉर्मुलेशन का मतलब है कैटेगराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। हाँ जी, कि मतलब जिस बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल पेंचिंग सिलाट गेम का ना रिकॉग्नाइज होने के टाइम पीरियड के टाइम उसी सर्टिफिकेट्स को कंसिडर करके मार्क्स देना और उन्हें मेरिट में फॉल करवाना, ये एक इरेगुलरिटी है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया था। और ऐसी कई सारी इरेगुलरिटीज आज के टाइम पे, मैं एक और इरेगुलरिटी जिसमें मैं गवर्नमेंट का जवाब चाह रहा हूँ कि वो वहां पे हमें दें, वो ये थी कि केकिंग एंड कैनोइंग गेम, जो एक और गेम है, उसका भी एक बहुत नाम आ रहा है, केकिंग एंड, वो क्या है उसके बारे में? देखिए, वो ज्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को। बोटिंग से रिलेटेड गेम है और उसकी कैटेगरी में काफी सारी और भी गेम्स हैं, ऐसा गवर्नमेंट क्लेम करती है और वो क्लेम करते हैं कि हम उसके अंदर पार्ट लेते हैं। लेकिन उसमें कई ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर उनको अवार्ड्स मिले, चाहे वो कैनोई पोलो हो, ओशन सर्फिंग हो। तो क्या ये गेम्स केकिंग एंड कैनोइंग के अंडर फॉल करती हैं या नहीं करती हैं? और केकिंग एंड कैनोइंग जिसके अंडर वो कहते हैं कि हमने ड्रैगन बोट में पार्ट लिया, जम्मू एंड कश्मीर में आज के टाइम पे दोनों की डिफरेंट एसोसिएशंस हैं। ओके, ड्रैगन बोट की अलग एसोसिएशन है, केकिंग एंड कैनोइंग की अलग। ये गेम भी केवल कश्मीर में खेली जाती है? देखिए, उसके एक अलग कारण ये भी है कि केकिंग एंड कैनोइंग, ये बात सत्य है कि ओलंपिक स्पोर्ट है, लेकिन वो क्योंकि उसके लिए वाटर बॉडी की आपको आवश्यकता है, तो वो डल के एरिया में काफी सारे उसके इवेंट्स होते रहे, तो वहीं पे खेली जाती है। तो क्या ये जम्मू के सरोवर वगैरह में भी हो सकती है, लेक्स में? नहीं, वो सरकार का निर्णय और प्लेयर्स का है कि वो कर सकते हैं कि नहीं, पर ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं होती है। वो सिर्फ कश्मीर में के डल एरिया में और वहीं, और पर्टिकुलरली सिर्फ जो डल में रहने वाले परिवार हैं वही खेलते हैं। अच्छा, हाँ। इसमें से कितने खिलाड़ी चुन के आए हैं इस बार? अराउंड 50+। अच्छा, हाँ। एक ही गेम से सिर्फ? हाँ। उसी से। हाँ। वंशज, आप क्योंकि ये केस आपके पास है और एक एडवोकेट का फर्ज होता है कि केस को लड़ना,
आपको कितना इसमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि अब जस्टिस दिला पाएंगे? नहीं देखिए, जो इरेगुलरिटीज हैं, मैं तो आपके माध्यम से पहले कह चुका हूँ कि हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी इस पे क्लैरिफाई करे। बिल्कुल। जो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के सामने हम जो भी इसमें अपनी दलील रखेंगे, जो भी बात रखेंगे, हमें अपेक्षा है कि हमें सुना जाएगा और हमारी पूरी बात को हम लीगली आर्ग्यू करेंगे। मेरे अलावा जो बाकी लॉयर्स हैं इसमें पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा उसको फॉलो करके चीजें होंगी। लेकिन क्योंकि उससे पहले हम ये भी चाह रहे हैं कि क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में अभी चीजें काफी टाइम से चल रही हैं, मेरा आज आपसे ये वार्तालाप करने का कारण ये भी है कि पब्लिक में जो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अनअवेयरनेस जो फैलाई जा रही है, तो उसके अगेंस्ट हम सिर्फ 2-4 चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये चीजें हैं और हमें सिर्फ इस पे जवाब दिया जाए। अगर सरकार, चाहे वो सतीश शर्मा जी हो, चाहे वो शाहिद इकबाल चौधरी साहब हो, चाहे वो नुसरत गुल मैडम हो, या एलजी प्रशासन से कोई हो, या उमर अब्दुल्ला साहब हो, तो सिर्फ इसमें कोई एक व्यक्ति आए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और सिर्फ इन कुछ इरेगुलरिटीज का जवाब दें कि जो प्लेयर्स या मैं या कोई भी हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। पंचायत, आखिरी सवाल है आपसे कि 2 जुलाई को आपका ऑनरेबल कोर्ट में केस है, कितनी तैयारी आपको लगता है कि आपके पास है, आप काउंटर कर पाएंगे सरकारी वकीलों? नहीं देखिए, हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि ये अभी जो फ्रेशली फाइल्ड फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को चैलेंज की हुई चीज़ है, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के सामने अपने इन्हीं सारी बातों को रख सकें और इस लिस्ट को रिवाइव करवाएं, पर्टिकुलरली अभी कि हम इसकी जो सारी इरेगुलरिटीज को पॉइंट आउट करके, तो प्रयास वही रहेगा। और हम चाहें कि इसको कोई स्पोर्ट्स पर्सन वर्सेस स्पोर्ट्स पर्सन में एक और आपके माध्यम से ना बनाया जाए, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जस्टिस की नजर से देखा, हाँ, जो स्पोर्ट्स पर्सन इसमें जिनकी हम इरेगुलरिटीज की बात कर रहे हैं वो अभी तक कोई सामने नहीं आई। जो लोग इस पॉलिसी का थैंक कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, मैं आज आपके माध्यम से ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो सारे जायज लोग हैं। इस 223 में सारे गलत नहीं लगे हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो प्लेयर्स हैं वो फेयर इवेंट्स और स्पोर्ट्स में पार्ट लेकर लगे हुए हैं, अपनी मेहनत से लगे हुए हैं, तो उनको कोई भी गलत कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन क्योंकि ये पूरे के पूरे मेरिट में अगर कहीं पे कोई इरेगुलरिटी है, तो उसका हक खाकर जो व्यक्ति इस लिस्ट में नहीं है, किसी और को आप उसका राइट और उसका हक दे दो, वो भी गलत बात है। तो ये बात है। तो अल्टीमेटली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जम्मू वर्सेस कश्मीर है, दरअसल ये स्पोर्ट्स का जो मामला है ये रेगुलर वर्सेस इरेगुलर है, और ऐसे मामले में जस्टिस दिलाने के लिए हम सबको खड़ा होना होगा, मगर कोर्ट में तो खड़ा वकील को होना होता है। इसलिए एक बहुत ही यंग और डेडिकेटेड लॉयर एडवोकेट वंशज शर्मा इस मामले को लेकर खिलाड़ियों को जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज हमने इनसे यही जाना कि आखिर टेक्निकल इश्यूज क्या हैं इस पॉइंट के। आप भी नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।